Hello, a very good evening. So let's begin with the science class. In the last class, we have discussed about Ohm's law and have done some numerical based upon Ohm's law. So today we will do that what are the factors which affect the resistance of a conductor. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ रेजिस्टेंस. मैंने आपको पहले बताया था कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की जिससे वो करंट को बैक फ्लो करेगा, यानी कि इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, इन अ सिंपल लैंग्वेज लाइक हमें कम करंट चाहिए एक वायर में से, बट उस वायर में ज़्यादा करंट आ रहा है, तो हम उसकी जगह पे एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को पुट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो बैक फ्लो हो जाएगा और जितना भी हमें रिक्वायर्ड करंट चाहिए होगा उतना ही करंट जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम द वायर. अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर. अब इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कितनी जो मोटी वायर है, कितनी थिक वायर है, कितनी थिन वायर है, नेचर कि कंडक्टर का नेचर क्या है, एंड फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. तो वी विल डू ऑल दिस 4 फैक्टर्स. फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ लेंथ. It has been found by experiments that on increasing the length of a wire, its resistance increases, and on decreasing the length of the wire, its resistance decreases. Actually, the resistance of the conductor is directly proportional to its length. मतलब कि जितनी ज़्यादा हमारी वायर जो है, अगर जितनी ज़्यादा वायर हमारी लॉन्ग है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. वाई? बिकॉज कुछ जो करंट है उसके लॉसेस भी होंगे. बिकॉज जो करंट है अगर एक लंबी वायर से ट्रेवल कर रहा है तो कुछ करंट लॉस भी होगा. तो मोर द रेजिस्टेंस, व्हेन द ग्रेटर वुड बी द वायर, द मोर वुड बी द रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस एंड लेंथ जो है ये दोनों ही आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. When the length of a wire is double, the resistance also get double. If the length of the wire is half, then its resistance also get half. ठीक है, बहुत ही सिंपल फिनोमिना है इसका कि जितनी ज़्यादा लंबी वायर होएगी उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होएगी और जितनी ज़्यादा शॉर्ट वायर होएगी उतनी कम उसकी रेजिस्टेंस होएगी. सेकेंड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. क्रॉस सेक्शन, अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसका. एक बहुत ही शॉर्ट जैसे कि अडेप्टर होता है फ़ोन का, चार्जर है, उसकी वायर आप नोटिस करो बहुत ही पतली है एज़ कम्पेयर टू वायर ऑफ योर एसी और ऑफ टीवी और ऑफ इलेक्ट्रिक आयन. ठीक है, बहुत ही डिफरेंस होगा. जो इलेक्ट्रिक आयन की वायर है वो काफ़ी थिक होएगी और जो वायर होगी आपके उसकी फ़ोन के चार्जर की काफ़ी थिन होती है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि फ़ोन का जो वायर है उसको कम करंट चाहिए और रेजिस्टेंस क्या होएगी, ज़्यादा. ठीक है, और जो वायर होगी हमारे एसी की, इलेक्ट्रिक आयन की, उसको ज़्यादा करंट चाहिए तो वायर क्या होएगी, थिक होएगी. तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगी एरिया के. इट मीन्स इफ़ एरिया इज़ मोर, मतलब कि वायर अगर ज़्यादा थिक है देन रेजिस्टेंस वुड बी लेस, एंड इफ़ वायर इज़ थिन तो रेजिस्टेंस क्या होएगी, ज़्यादा होएगी. लेंथ थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और जो एरिया होगा दैट वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे गिवन है शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर इज यूज फॉर गेटिंग लो रेजिस्टेंस. यानी कि अगर शॉर्ट लेंथ है वायर की और वो वायर थिक है, मतलब कि थिक वायर है, उसको रेजिस्टेंस कम चाहिए. अगर लॉन्ग लेंथ है, थिन वायर है, तो हाई रेजिस्टेंस. यानी कि थिन वायर एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम. Area and resistance are inversely proportional. If more would be the area, then lesser would be its resistance, and if more would be the resistance, then area would be less. बस इसको लर्न रखना है आपने. See here, when the diameter of a wire is double, यानी कि वायर का डायमीटर डबल कर दिया, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/4. क्योंकि एरिया है, एरिया में स्क्वायर आएगा और डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, 1/4. एंड इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ मेड हाफ, अगर डायमीटर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी, 4 टाइम. सिमिलरली इफ़ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज़ मेड ट्रिपल, 3 टाइम किया तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/9. ठीक है,
तो ये आपको 1 मार्कर में आ सकते हैं कि अगर हमने एरिया डायमीटर डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस हाफ कर दी, सॉरी अगर डायमीटर हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो डू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। The electrical resistance of a conductor depends on the nature of material of which it is made. अब कुछ मटेरियल्स की लो रेजिस्टेंस होती है और कुछ की हाई रेजिस्टेंस होती है। लो रेजिस्टेंस कब होएगी, जब वो ज़्यादा करंट को पास करेगा अपने में से, और हाई रेजिस्टेंस कब होएगी, जब वो कम करंट को पास करेगा अपने में से। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक 2 सिमिलर वायर हैविंग इक्वल लेंथ एंड डायमीटर लाइक ऑफ कॉपर एंड निक्रोम, we see that the resistance of nichrome wire is about 60 times more than that of the copper wire. ये कॉपर क्या है, प्योर मेटल है। प्योर मेटल होने के कारण वो क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब अगर हम कॉपर वायर की रेजिस्टेंस को देखेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होएगी। रीज़न बीइंग कि वो सारा करंट अपने में से पास करता है। और जो निक्रोम वायर है, निक्रोम इज़ एन एलॉय, तो अगर एलॉय है तो उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ है, मेटल की भी है नॉन मेटल की भी है, तो ये क्या करेगा, कम करंट को पास करेगा। हैंस निक्रोम क्या है, इट इज़ अ गुड रेजिस्टर। एंड कॉपर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ बैड रेजिस्टर, बिकॉज ये करंट को बिल्कुल भी अपोज नहीं करेगा। सो ये नेचर का फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगी, इंक्रीज़ होएगी। अगर टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होएगी, डिक्रीज़ होएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेजिस्टिविटी। नाउ वी हैव सीन हियर कि जो आपकी जो रेजिस्टेंस थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी लेंथ के। अगर लेंथ ज़्यादा थी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा थी। ऑन द अदर हैंड जो रेजिस्टेंस थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी एरिया के। ठीक है, बाय कंबाइनिंग द रिलेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट कि जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे हो जाएगी L/A। और जैसे कि हमने ओम्स लॉ में किया था, वी हैव रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हमने कन्वर्ट किया था किसी कांस्टेंट टर्म में। सिमिलरली इसको भी हम करेंगे कन्वर्ट इनटू कांस्टेंट टर्म, और उसको हम नाम देंगे रो। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसका ये साइन है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम और भी कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो डोंट गेट कंफ्यूज जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आता है बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सो वन एंड द सेम थिंग। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी क्या थी, बेसिकली जो कांस्टेंट टर्म थी हमने इसको जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था हमने इसको रिप्लेस किया था बाय कांस्टेंट टर्म एंड वी हैव गिवन इट अ नेम रेजिस्टिविटी। तो इन शॉर्ट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, वेयर R is the resistance, A would be the area and L would be the length। तो रेजिस्टिविटी में आपको इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ। रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस, just hold on, resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। ठीक है, ये आपकी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है कि एक सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी क्या होएगी जो न्यूमेरिकली इक्वल होती है 1 मीटर के एक रॉड के, जो न्यूमेरिकली इक्वल होएगी 1 मीटर लॉन्ग और उसका एरिया कितना होएगा 1 स्क्वायर मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। हैंस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। R की यूनिट क्या होती है ओम, A की यूनिट मीटर स्क्वायर एंड L की यूनिट मीटर। तो M से M कट, तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या बनी ओम मीटर। So the unit of resistivity is ohm meter. Now note that resistivity does not depend upon length or thickness. इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी मोटी वायर है कितनी पतली वायर है, रेजिस्टिविटी का उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पर रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है। नाउ सी हियर,
ये कुछ कॉमन सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी गिवन है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब जो मेटल है, मेटल की देखो 1.6 × 10⁻⁸, टंगस्टन 5.20, क्रोमियम 12.9 × 10⁻⁸ ओम मीटर। अब आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे मेटल की जो वो प्रॉपर्टी है वो कम होती जा रही है, रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। एलॉय के केस में रेजिस्टिविटी और बढ़ गई, सेमीकंडक्टर्स में और इंक्रीज होगी, ग्लास इंसुलेटर्स में और बढ़ गई। यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल्स में कम होती है, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स में ज़्यादा होएगी। ओके, by saying that the resistivity of copper is 1.69 × 10⁻⁸ ohm meter, we mean that if we take a rod of copper metal 1 meter long and 1 square meter in area of cross section, then its resistance would be 1.69 × 10⁻⁸ ohm। ठीक है, अगर हम एक कॉपर वायर लेते हैं 1 मीटर लॉन्ग और उसका 1 स्क्वायर मीटर एरिया होगा अगर रॉड का, तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी आएगी। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी के ऊपर। अगर जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होएगी उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होएगी, जितनी कम रेजिस्टिविटी होएगी उतनी ही कम उसकी रेजिस्टेंस होएगी। We use copper and aluminium wires for the transmission of electricity because copper and aluminium have very low resistivity। इनकी रेजिस्टिविटी लो है तो इसका मतलब इनकी रेजिस्टेंस भी क्या होएगी, लो होएगी। अगर लो रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट उसमें से पास होएगा। The resistivity of alloys are much more higher than those of pure metal from which they are made। क्या कह रहे हैं, the resistivity of alloy are much more higher than those of the pure metal from which they are made। जैसे कि रेजिस्टिविटी मैग्नीन की, मैग्नीन एक अलॉय है कॉपर, मैंगनीज और निकल का, उसकी 25 टाइम ज़्यादा है कॉपर से, क्योंकि वो तीनों मेटल्स को मिला के बना है और उनकी रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। तो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो ज़्यादा होएगी एज कम्पेयर टू द मेटल फ्रॉम विच इट इज़ मेड। Now the heating element of electrical heating appliances like electric iron and toaster are made up of an alloy rather than a pure metal। वो alloy के क्यों बने होते हैं, बिकॉज alloy जो है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस की हो जाएगी उसकी ज़्यादा होएगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगी उतना ही करंट बैक मारेगा, यानी कि अपोज होएगा। जितना करंट हीट की फॉर्म में अपोज होएगा तो इससे क्या होएगा, हीट रिलीज होएगी। हीट रिलीज होएगी तो जो एलिमेंट होता है वो अंदर से क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होता है तो वही हमें हीटिंग इफेक्ट इन सब चीज़ों में चाहिए होता है। Because the resistivity of alloy is much higher than that of a pure metal and an alloy doesn't undergo oxidation, यानी कि वो जल्दी से जलेगा नहीं। जैसे कि निक्रोम अलॉय है इज़ यूज फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। अब जितने भी इलेक्ट्रिकल होम अप्लाइंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, उन सब के अंदर निक्रोम अलॉय यूज़ होता है। लाइक गीज़र में, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, केटल में, रूम हीटर्स में, वाटर हीटर्स में, इन सब में निक्रोम यूज़ होता है। वाई, बिकॉज एक तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है और उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन का मतलब कि वो ईजिली बर्न नहीं होएगा, जलता नहीं है फटाफट से, तो इसलिए निक्रोम वायर को यूज़ कर सकते हैं। निक्रोम वायर कैन बी केप्ट रेड हॉट विदाउट बर्निंग और ब्रेकिंग इन एयर। ठीक है, उसको रेडिश हो जाएगा बट वो बर्न नहीं होगा। So the resistivity of semiconductor like silicon and germanium is in between those of conductor and insulator। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग से रेजिस्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी ज़्यादा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी कम। तो यही डिफरेंस होता है इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स पे। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फॉर टुडे आपको थ्योरेटिकल पार्ट मैंने सारा बता दिया, एक बार इसको प्रॉपरली रीड आउट कर लेना। ठीक है, ये मैं एस्टन में से करा रही हूँ आपको, एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन पूरा रिवाइज कर लेना, चाहे आपके पास एनसीईआरटी बुक है या कोई भी और हेल्प बुक है, उसमें से एक बार टॉपिक है वो अच्छे से रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो देन मेरे से क्लियर कर लेना। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।